और आज की डेट में एक क्विक मनी बनाने का तरीका आया है कलर ट्रेडिंग, जिससे बहुत सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो सवाल इसका क्या है? अंत करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, कलर ट्रेडिंग आज के समय का सबसे बड़ा स्कैम है और जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनसे कृपया करके सावधान रहिए, क्योंकि कलर ट्रेडिंग में पैसा केवल और केवल वही कमाता है जो कलर ट्रेडिंग बेच रहा है। यूथ को करना चाहिए 24 घंटे काम, यूथ को बनाना चाहिए इंडिया को सुपर पावर, बट ऐसा हो नहीं रहा है। यूथ हमारा फंसा हुआ है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। देखिए क्या होता है कि आज के यूथ को क्या लगता है कि बहुत सारा धन कमा लो, दैट इज इट। सक्सेस का डेफिनेशन बहुत लोगों के लिए केवल धन और धन हो जाता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ढेर सारा धन कमाने से आप पद तो पा सकते हैं बट प्रतिष्ठा नहीं पा सकते। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ होगी पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जब 45 प्लस हो गए, 2600 बॉडी काउंट उनका है। मैं हिंट दे देता हूँ, वो प्लम्बर भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, लॉयर भी बन जाते हैं, वो सब कुछ बन जाते हैं। अब इसको देख के आज की युवा पीढ़ी ये एक्साइटेड हो जाती है कि यार भाई लाइफ हो तो ऐसी हो। दे हैव गॉट अ वेरी डिसइल्यूजनाइज्ड वर्जन ऑफ लाइफ। करंट में सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है कुंभ, और कुंभ से ज़्यादा अगर कोई फेमस है तो वो है आई-10 बाबा। आज की डेट में अगर मैं रील स्क्रॉल करता हूँ तो हर 10 में से 2 रील तो उनकी आ जाती हैं। कहीं वो कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं किसी को झापड़ मारने की बात कर रहे हैं, और कहीं बोल रहे हैं कि भाई मैं इनलाइटन हो गया। तो ये क्या सच है? यूथ को सही में लगता है कि जो भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है बाय आई-10 बाबा, कुछ चीज़ें बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट आई वुडंट से ही इज़ एनलाइटेंड, ही इज़ डेफिनेटली इवॉल्व्ड। मेरा ये मानना है कि अगर आपको सही में देखना है एनलाइटेंड बीइंग्स जिनको कहा जाता है, तो कुछ उदाहरण के थ्रू देखिए ना। तो ओशो को इस चीज़ का भी पता नहीं रहता था कि उनका अकाउंट्स कौन देख रहा है। उनको अपने कमरे के अलावा ये भी नहीं पता था कि 500 मीटर पीछे कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा मेडिटेशन हॉल है। इशू क्या हो गई सोसाइटी को कि ओशो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो बेपाक होके सीधे डंके की चोट पे कह देते हैं कि भाई ये विचारधारे वाले लोग गलत हैं, ये रिलीजियस लीडर्स गलत हैं। जो सही था उसको सही कहते थे, जो गलत था उसको गलत कहते थे। इसके चक्कर में उन्होंने दुश्मन बहुत बना लिए थे। अगर आप अपनी 20s में हैं या फिर 20s के अंदर एंटर करने वाले हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम उन सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर अपने 20s के अंदर करते हैं, जिससे उनकी आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उनकी लाइफ अच्छी नहीं जाती है। एंड उसके लिए आई हैव द बेस्ट गेस्ट, नन अदर देन अभिषेक कर। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था, आप मिलते नहीं हो सर। सबके पॉडकास्ट चलवाते हो, अब मेरा भी चलवा दो। तो इंडिया का सबसे बड़ा एसेट है यूथ। यूथ को करना चाहिए 24 घंटे काम, यूथ को बनाना चाहिए इंडिया को सुपर पावर, बट ऐसा हो नहीं रहा है। यूथ हमारा फंसा हुआ है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। तो यूथ के सब हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम है, बट मेजरली आपको ऐसी कौन सी 2-3 प्रॉब्लम लगती हैं जिसकी वजह से यूथ ग्रो नहीं कर पा रहा है, फंसा हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है, जो अगर सॉल्व हो जाए तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूथ का एट प्रेजेंट इज इंटीग्रिटी। ओके। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी विद सेल्फ, खुद से सच रहना, सच्चाई की तरफ रहना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो नौकरी करता रहता है और काफ़ी सालों से वो नौकरी करता रहता है, अच्छा काम करता है, बढ़िया IIT IIM से पढ़ा हुआ है, नौकरी कर रहा है, ग्रोथ भी हो रही है उसकी। बट उसको ना एक घर लेना रहता है। 7-8 साल हो चुके रहते हैं नौकरी से, ग्रो भी हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो अपना उस घर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है किसी कारण से। ठीक है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पुराने एजुकेशन लोन और ये सारी चीज़ें। ऐसे में उसका जो बॉस रहता है वो उसको डायरेक्टली नहीं बताता, लेकिन काफ़ी इम्प्रेस्ड है। और 2 महीने बाद इसका एक बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है जो उसको बताया नहीं गया है। उसको एक नया डिवीजन साउथ एशिया का देने वाले हैं, जिससे कि इसके सारे जो सपने हैं ना घर लेने का, सारा पूरा हो जाएगा 4-5 गुना। बट इंटीग्रिटी गोज फॉर अ टॉस। सीन क्या हो जाता है कि ये व्यक्ति काम करता रहता है और उसको थोड़ा जल्दी जाना रहता है घर पे, क्योंकि नया बेबी हुआ रहता है तो घर जल्दी जाना रहता है। तो एक दिन उसका बॉस बोलता है कि देख प्रोजेक्ट पे तो काम कर ही रहा है, साथ में मुझे ना एक नया घर लेना है, एक नया फ्लैट लेना है नोएडा में। तो यार जाते जाते तुम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते जाओ, मैं चेक दे दूंगा, खरीद लेंगे अपन लोग, मेरे लिए तो वो है। तो अभी दूसरा थॉट इसको आता है कि यार मैं इतने सालों से एक घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, घर लेना चाहता हूँ, बट ये बॉस है कि भाई ये वाली चीज़ है। और इसकी इंटीग्रिटी एट अ टॉस कैसे जाती है, क्या करता है, बिकॉज उसको घर जाने की जल्दी रहती है तो वो नोएडा जाता तो है, लेकिन जल्दी जल्दी जो स्टार्टिंग में नॉर्मल से घर, इतने ढंग के घर नहीं होते ना, वो देख लेता है। इनफैक्ट वो एक ऐसा घर को आके फाइनल बोल देता है, बॉस मैंने आपके लिए बहुत शानदार घर देखा हुआ है,
उसको पता रहता है कि उसका लीकेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, लेकिन उसको कवर अप किया हुआ रहता है, जैसे बिल्डर लोग कवर अप किए रहते हैं क्योंकि खुद के लिए नहीं लेना है, खुद के लिए नहीं लेना है। और साथ में इसको क्या मिलता है कि भाई बिल्डर बोलता है कि भाई अगर तूने बिकवा दिया ना तो तेरे को 0.5% इसका कमीशन दे दूंगा, तो इंटीग्रिटी वापस जा रही है टॉस पे, ठीक है। अब ये जाके बॉस को बोलता है, बॉस इस पर इतना विश्वास करता है कि भाई इसने कंपनी के लिए इतने करोड़ों के बढ़िया बढ़िया डिसीजंस लिए हुए हैं, तो बॉस इसकी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठाता है। यूथ है बंदा, बहुत सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, तो बॉस चेक काट देता है, वो घर ले लेता है, सारी चीज़ें होती है, पोजीशन आता है बॉस के पास। बॉस एक दिन उसको कैबिन में बुलाता है, नॉक नॉक, बोले हाँ सर। बॉस उसको बोलता है ये लो चाबी। उसको समझ में नहीं आता, बोले क्या? बोले वो जो घर लिया था ना वो मैंने तुम्हारे लिए लिया था। क्यों? क्योंकि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो और अब ये घर तुम्हारा हुआ। तो सीन क्या हो गया, उस लड़के ने अपनी इंटीग्रिटी पे ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया बिकॉज उसको लगा था कि बॉस कुछ भी कर लो, मेरे ये घर तो वैसे भी बॉस का ही है, और उसने और कमीशन उधर अलग ले लिया है, इंटीग्रिटी पूरी गई, खराब वाला घर इसको मिल गया। बहुत तगड़ा। जस्ट इमेजिन अगर उसने अपने काम को ईमानदारी से किया होता, आज की यूथ अगर ईमानदारी से अपना काम करने लग जाए तो अपने जीवन में कितने बड़े शिखर पे पहुंच जाए। ऐसे ही थोड़ी, आप खुद सोचो, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, 1500-1800 करोड़ रुपए की सैलरी अगर नौकरी पे किसी को मिल रही है, क्या कमी है? लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि अगर आपको 1500 करोड़ और 1800 करोड़ रुपए सैलरी से कमानी तो उसके लिए 15-20 साल डेडिकेटेड एक कंपनी में आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लोग वो करना नहीं चाहते। सो पहला प्रॉब्लम क्या हो गया? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी नहीं है, अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं है, दैट इज नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ होगी पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। आज के समय पे एक व्यक्ति है 31 साल की उम्र में, जब उससे पूछा गया भाई आपका बॉडी काउंट क्या है, तो वो बोलता है कि भाई 250, मतलब 250 लड़कियों के साथ वो सोया हुआ है। जब 35-36 के साल के हुए तो पूछा कितना, 600। जब 38 के हुए तो बोले 2000। जब 40 के हुए तो बोलते 2200। जब 45 प्लस हो गए 2600 बॉडी काउंट उनका है। मतलब 45 के इस पे एज पे 2600 लोगों के साथ सोए हुए हैं। हाँ। लोग गेस करेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपका ही कोई दोस्त हो सकता है। हिंट दे देता हूँ, वो प्लम्बर भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, लॉयर भी बन जाते हैं, वो सब कुछ बन जाते हैं। अब इसको देख के आज की युवा पीढ़ी ये एक्साइटेड हो जाती है कि यार भाई लाइफ हो तो ऐसी हो। दे हैव गॉट अ वेरी डिसइल्यूजनाइज्ड वर्जन ऑफ लाइफ, और उसके चक्कर में रिश्तों में खटास आ रही है बॉस, क्योंकि लोग एक व्यक्ति के साथ लॉयल ही नहीं हो पा रहे। आज से कुछ वर्ष पहले हम लोग एग्जाम्पल देते थे राम जी की कि देखो जोड़ी हो तो राम सीता जैसी हो, लेकिन आज क्या हो रहा है, एक पार्टनर, वो पार्टनर गया दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर, चौथा पार्टनर। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के क्लब्स में जाके लोग क्या कर रहे हैं, हुकअप कल्चर है, स्लीप अराउंड करना चाहते हैं, दैट्स इट। ये आपको लग रहा है आपको खुशी देगा, लेकिन इस तरह के सेक्सुअल इंटरेस्ट से ना, जैसे ही आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है उसके बाद आप डिप्रेशन में जाते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस वाई यूथ इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है। उसके अंदर एक लॉयल्टी वाली भाव भी नहीं है, वो दिलों के साथ खेलना चाहता है। नए नए वर्ड आ गए, बेंचिंग आ गया है कुछ, फिर उसके बाद पता नहीं क्या 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 आ गए हैं। मतलब लिव इन तक ठीक था, बट बेंचिंग ये क्या भाई नई चीज़ आ गई है। फिर उसके बाद और भी आपने सुने होंगे लोग, आप थोड़ा नाम बताइए, अजीब अजीब चीज़ें आ गई हैं कि भाई सीजनल भी उनके रहते हैं। फिर उसके बाद लुकिंग अराउंड है, पता नहीं क्या 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 चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये दूसरी चीज़ है, रिश्तों का जो महत्व नहीं है वो दूसरी चीज़ हो गई। एंड तीसरा जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज़ है, रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, या फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया पे बताए गए स्पिरिचुअल आधे अधूरे ज्ञान को लेके अपने आप को बहुत समझदार समझना। उदाहरण देता हूँ, आपने देखा होगा आजकल हमारे पूज्य भगवानों के बहुत सारे वीडियोस चलती हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बट लोगों को सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं पता रहते हैं। मैं जैसे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हर कोई कहते हैं कि श्री राम इज़ अ लेजेंड, यस श्री राम इज़ अ लेजेंड, लेकिन क्यों है? अगर आप एलैबोरेट करेंगे तो लोगों के पास बस वो एक सिंपल सी चीज़ होगी कि यार रावण को उन्होंने मार दिया था, ठीक है, ये तो चीज़ें पता है। बट क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण जी ने गीता के रेफरेंस के थ्रू ये चीज़ बताई गई है कि एक कंप्लीट वॉरियर जो है वो है श्री राम। कैसे? उन्होंने कहा था कि श्री राम इतने एस आर्चरर थे, इतने प्यारे तरीके से वो धनुष बाण चलाते थे कि जब उनके इर्द गिर्द राक्षस होते थे तो उनको श्री राम दिखते ही नहीं थे, क्योंकि वो इतनी स्पीड में अटैक करते थे कि वो जो बो एंड एरो का टिप रहता था ना, केवल टिप दिखता था। जब तक राक्षस ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करते कि श्री राम कहाँ पर खड़े, तब तक तो उनका अंत हो चुका रहता। श्री राम ने अकेले 14,000 राक्षसों को अपनी धनु विद्या से पराजित कर दिया था।
14,000। 14,000, आप खुद सोचो। तो हम लोग आधे अधूरे रेफरेंस जरूर जानते हैं, लेकिन हमको क्लियर रेफरेंस पता ही नहीं है। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि इवन जब हम पास्ट में जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ रील फॉर्मेट में देखा हुआ है, हमने सोशल मीडिया पे देखा है। हम साइंटिफिकली ये चीज़ समझते नहीं है कि जो साइंस की सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, हर 2-3 एंगल से समझते हैं। हम लोग आजकल बात करते हैं कि हम किस प्रकार से आज इधर बैठे हुए हैं और लाइव टेलीकास्ट से हम कोई मैच देख सकते हैं। भाई, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी महाभारत में ऑलरेडी आ चुकी थी। कैसे? आप खुद सोचो, पांडवों के पिताजी एक जगह पर बैठे हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है, और वो क्या बोल रहे हैं उनके साथ जो हैं कि भाई हमें युद्ध का प्रदर्शन बताओ। लॉजिकली सोचिए क्या हो रहा है। ये कोई जादू टोना नहीं है, इट इज़ साइंस। ये व्यूइंग कैसे हो रही है, वो बार बार उनको बता रहे हैं। उनकी तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पर वो बता रहे हैं कि ये हुआ है, वो। उनके तो आंखें नहीं है, कौरवों के पिताजी की आंखें नहीं है, बट स्टिल उनको एग्जैक्टली पता है महाभारत में क्या हो रहा है। लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। रामायण की अगर हम बात करें, कुंभकर्ण जो कि रावण के ब्रदर हैं, सब लोगों को लगता है वो केवल मनुष्य है, लेकिन अगर एग्जैक्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं वो ह्यूमनॉइड हैं। मतलब रोबोट प्लस ह्यूमन, ये कैसे पॉसिबल? अगर आप उसका रेफरेंस देखेंगे तो उसमें कुछ रेफरेंसेस लिखित में, हाँ। मूवीज़ में मत जाओ, कि जो वानर होते हैं, कोई नाक से घुस रहा है, कान से निकल रहा है, आँख से घुस रहा है, नाक से निकल रहा है। ये कैसे? अगर आप एक ह्यूज ह्यूमन फॉर्म भी देखेंगे तो बायोलॉजिकली तो सेम ही होगा। तो ये चीज़ कैसे हो रही है? दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या हो रही है? दूसरी चीज़ वहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है कि एज इफ उनको कोई कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल, जैसे आपने अवतार मूवी देखी होगी, तो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण को अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई मशीन चला रहा है। बिकॉज जब श्री राम जी का तीर उन पे चला था, नाभि पे भी लगा, हर जगह लगा, और जब वो परास्त हो रहे थे, कुछ समय के लिए स्थगित हो गए थे, उसके बाद गिरे थे, और पानी में गिरने के बाद पूरे तरीके से सबमर्ज हो गए थे। तीसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो एक मशीन जब आप चलाते हो तो मशीन को रेस्ट चाहिए रहता है, मेंटेनेंस में टाइम जाता है, किसी को 24 घंटे, किसी को 2 महीने, किसी को 1 महीने, 6 मंथ्स उसी चीज़ पे जाते थे। तो आप अगर एग्जैक्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको और भी बेटर रेफरेंस निकलते हैं, जो कि आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में नहीं मिलेगा। तो यूथ को मैं ये कहूँगा कि यार आप सही में दिखाना चाहते हो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो ये टेक्स्ट पढ़ो, वाल्मीकि जी की टेक्स्ट पढ़ लो, वेद व्यास जी का महाभारत पढ़ो, तब जाके आप एग्जैक्ट रेफरेंसेस निकालना शुरू करोगे। अदरवाइज इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस, और उसके बाद आप जजमेंट करोगे। सिंपल सी बात है, भारत में आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज़्यादा जज तो सोशल मीडिया पे बैठे हैं। आप कुछ बोल दो और वो जज कर लेंगे। ऑफेंड होना तो यहाँ का स्पेशल हॉबी है। कुछ एक चीज़ बोलना दो, हर कोई उसको ले लेते हैं। ईगो क्योंकि इन्फ्लेटेड है सबका। ईगो की आपने बात करी, तो आजकल की यूथ में ईगो भी बहुत ज़्यादा है, कुछ सुन नहीं सकते, अगर कुछ बोल दिया तो लड़ाई हो जाएगी तुरंत। तो इस पे क्या कहना है? यार देखो, इंसान जितना बड़ा बनता है उतना छोटा उसका ईगो हो जाता है। हाँ। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से कुछ साल पहले ताज होटल में साउथ में सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, बैठे हुए थे। तो बढ़िया अपना खा रहे हैं, अपना जूस पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं एक सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड उनको अप्रोच करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उनको फ़ैन होंगे, ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसा वैसा करके। सिक्योरिटी गार्ड उसके बाद बोलते हैं कि सचिन जी, मेरे को आपको एक चीज़ कहनी थी। बोले हाँ बोलिए। तो वो बोलते हैं यार, ये जो आर्म गार्ड है ना आप जो पहनते हैं, थोड़ा बड़ा है, उसको थोड़ा छोटा आप करवा लीजिए। तो वो बोले अच्छा क्यों? बोले उसके कारण आप कुछ शॉट्स खेलते हैं ना, उसमें आप आउट हो जाते हो, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो और एम्पलीफाई हो सकता है, प्लीज़ ये चीज़ कीजिए। एक नॉर्मल इंसान उसके पद्धति से नीचे अगर कोई आके उसे ये चीज़ कह दे तो वो ऑफेंड हो जाएगा। अरे मजाल, द गॉड ऑफ क्रिकेट को कह रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं थे। सचिन तेंदुलकर जाते हैं, अपने प्रीवियस मैचेस के रिकॉर्ड देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है बोले बात तो सही है, और फिर वो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट उस चीज़ पे अमल करते हैं, एंड एक्चुअल में उनका परफॉर्मेंस बेटर हो गया। इस व्यक्ति का नाम जिसने सचिन तेंदुलकर को सुधार दिया उनके मैच में, जो खुद एक सिक्योरिटी गार्ड थे, उसका नाम है ओम प्रकाश, जिसके बारे में वो खुद पब्लिक अपीयरेंसेस में काफ़ी बार कह चुके हैं। सो ये क्या था? ये एक एग्जाम्पल था कि आप ह्यूमिलिटी किस प्रकार से रख सकते हैं, अपने ईगो को किस प्रकार से नीचे रख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि आज के यूथ को क्या लगता है कि बहुत सारा धन कमा लो, दैट इज़ इट। सक्सेस का डेफिनेशन बहुत लोगों के लिए केवल धन और धन हो जाता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ढेर सारा धन कमाने से आप पद तो पा सकते हैं, बट प्रतिष्ठा नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है कि आज के समय पे ना पैसा बहुतों के पास है, इज्जत बहुत कम लोग कमा पाते हैं। रतन टाटा जी को द लेजेंडरी रतन टाटा क्यों कहा जाता था? क्योंकि अगर रतन टाटा
जो कि इतने करोड़ों अरबों कमा रहे थी उनकी कंपनी, अगर 60% टाटा ट्रस्ट से चैरिटी नहीं करते तो आज रतन टाटा बिल गेट से भी ज़्यादा धनी व्यक्ति होते, दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति होते। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। रतन टाटा की बात करी तो ह्यूमिलिटी उन्होंने केवल खुद नहीं सीखी, उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी सिखाई थी। ताज की अगर हम बात करें तो ताज में जब अटैक हुआ था उस समय पे इनके सारे एम्प्लॉयज़ वहीं पर थे। टाटा ग्रुप के सारे एम्प्लॉयज़ है, टेररिस्ट का अटैक है, टेक्निकली ऐसे समय पे हर कोई अपनी जान बचाने पे कोशिश करेगा, लेकिन इनके एम्प्लॉयज़ अपनी जान पर खेल के सारे एम्प्लॉयज़ जितने थे वो कस्टमर के सर्विस पे लगे, किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी, जिनके लिए फैमिली के लिए पूरी तरीके से श्री रतन टाटा जी ने फंड भी किया था। बाय द वे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिस समय पे ये अटैक हुआ था उसी समय पे उस होटल के नीचे वाले पार्ट में एक बहुत बड़े आज के उद्योगपति भी थे, एक बिजनेसमैन थे। जब ताज होटल पर अटैक हो रहा था तो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनका आज नेटवर्थ कुछ 10 लाख करोड़ के भी ऊपर होगा। आप लोग गेस कीजिए कमेंट्स में मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वो उद्योगपति, एक हिंट दे देता हूँ कि एक रिपोर्ट हाउस थी जिसने 2023 फरवरी में इन पे कुछ रिपोर्ट बनाई और आज से 10-15 दिन पहले उसकी दुकान भी बंद हो गई है। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट आप खुद सोचिए। तो ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि यूथ में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिलीजन की अभी आपने बात करी तो करंट में सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है कुंभ, और कुंभ से ज़्यादा अगर कोई फेमस है तो वो है आई10 बाबा। आज की डेट में अगर मैं रील स्क्रॉल करता हूँ तो हर 10 में से 2 रील तो उनकी आ जाती हैं। कहीं वो कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं किसी को झापड़ मारने की बात कर रहे हैं, और कहीं बोल रहे हैं कि भाई मैं इनलाइटन हो गया हूँ। तो ये क्या सच है? देखिए, एनलाइटन वर्ड को तो लोगों ने मजाक बना दिया है, बट ड्यू रिस्पेक्ट आई10 बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उस पर कोई वो नहीं है। एनलाइटन नहीं है, उसके 3 रीजन्स हैं। पहला रीज़न मुझे ये लगता है कि कोई अगर व्यक्ति एनलाइटेंड होगा, जो सेल्फ प्रोक्लेम एनलाइटेंड होंगे, तो एनलाइटेंड का अर्थ होता है ना आपको सुख का अनुभव होगा ना दुख का अनुभव होगा, आप इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से निकल चुके हैं, इस दुविधा से पूरी तरीके से निकल चुके हैं। अगर आप पूरी तरीके से इस चीज़ से निकल चुके हैं तो क्यों आप अपने माता पिता के दुखद यादों को लेके रोते हैं एंड बार बार उस चीज़ के बारे में वार्तालाप करते हैं? अगर आप इन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं तो क्यों 15 दिन ही 20 दिन में ही आपको मोबाइल फ़ोन से किसी से वार्तालाप करने की आवश्यकता है? दैट इज़ द बिगेस्ट। अगर आप इन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं तो क्यों आपको प्रेजेंटेबल दिखने के लिए आने वाले पॉडकास्ट के लिए क्लीन शेव होना पड़ रहा है, अपना ड्रेस चेंज करना पड़ रहा है? दैट इज़ नंबर 1 क्वेश्चन। आप इवॉल्व ज़रूर हुए होंगे, मैं पर्सनल निजी मामले में नहीं कह सकता हूँ, बट आई एम वेरी श्योर कि वो एनलाइटमेंट नहीं कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि एक मैसेज वहाँ से जाता है। देखिए, हमारे देश में लोग रियल चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ों पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर क्या हो गया कि जब उन्होंने बात करी है कि उनके पास्ट के बारे में कि इस प्रकार से शायद माता पिता उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, पिताजी ने ट्रीट नहीं किया, तो लोगों ने उसको रिलेटेबल बना दिया कि हाँ यार, हमारे भी माता पिता हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, हमें अच्छे से परवरिश नहीं करते। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट ये जो सेगमेंट है ना, जो एक चाइल्ड और पेरेंट्स का रिलेशनशिप है, ये तो 90% केसेस हमारे भारत में थोड़ा अनइवन ही रहता है। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर झांक के देखिए, सबके घरों में कभी ना कभी माता पिता के साथ क्लेश है, अनबन चल रही है। बट एक एज के बाद ना, जब कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा ना, तो ये माता पिता ही आपको आपका कंधा बनेंगे, आपका सहारा बनेंगे। और केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं, बिकॉज जिस माँ ने आपको 9 महीने तक कोख में रखा और आपको जन्म दिया ना, वही माँ है जो आपको पूरी दुनिया भी छोड़ के चले जाएगी ना, वो खड़ी रहेगी आपके साथ। सो ये जो एक मैसेज चले जाता है और सब लोग इस पर हाँ रिलेटेबल है यार, मेंटल हेल्थ मेरी ख़राब हो गई है मेरे घर वालों के चक्कर में। 20-22 की उम्र में कोई भी व्यक्ति नहीं समझेगा कि उसके माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब वो जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ेगी ना, 30, 32, 35, जब वो खुद माता पिता की श्रेणी में आ जाएगा, खुद पेरेंट बन जाएगा ना, तब उसे रियलाइज़ होगा कि यार गलत नहीं करते थे वो केवल एक चीज़ चाहते थे। हर माता पिता अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं। उनको शायद प्यार जताना नहीं आता, बट इसका अर्थ ये नहीं कि उनको आपसे प्यार नहीं है, प्रेम उन्हें भरपूर है। तो मेरे हिसाब से
अगर हम ये कहें कि, और दूसरी चीज़ ये हो और गई एक और चीज़ चल रही है कि बात चल रही है कि वो IITian है, इतना बड़ा तो पढ़ाई देखिए करी यार आप, और 36 लाख की जॉब छोड़ या दी। तो लॉजिक आप समझिए, IITian बाबा को लोग कह रहे हैं कि 36 लाख का पैकेज है, देखो वो छोड़ के आए। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो 36 लाख का पैकेज कनाडा में है, अगर पैरिटी और लिविंग स्टैंडर्ड को मिलाया जाए तो भारत का 10-11 लाख का पैकेज है। अब आप मुझे बताइए, क्या 10-11 लाख का पैकेज इतना बड़ा है तो ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है 10-11 लाख आज बहुत डिफिकल्ट है? एग्जैक्टली और 10-11 लाख मतलब महीने का लाख रुपए भी पकड़ लो, 80,000, 1 लाख रुपए। कमेंट्स में काफ़ी सारे लोग बोल देंगे कि भाई किसी के भैया की लगी है, किसी के घर पे लगी है, किसी की खुद की लगी होगी। तो यार मेरा ये मानना है कि, और हम लोग ना थोड़ा, लोगों को एक चेंज चाहिए रहता है आजकल, बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए। तो मार्केट में कोई भी नए बाबा आते हैं, कोई भी इस तरह की हस्ती आती है जो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस को चैलेंज करती है, तो कहीं ना कहीं फेमस होती है। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सही में देखना है एनलाइटेंड बीइंग्स जिनको कहा जाता है, तो कुछ उदाहरण के थ्रू देखिए ना। उदाहरण कैसे, जैसे एक बहुत प्यारी मेरे को कहानी याद आई, श्री कृष्ण की एक कहानी थी। जब श्री कृष्ण और उनके बेस्ट फ्रेंड, लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन, जब गुरुकुल में गए थे, सो एक दिन क्या हुआ था कि श्री कृष्ण के जो गुरुदेव थे उनको एक टेस्ट लेना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काट के आओ, और XYZ क्वांटिटी की लकड़ी जब हो जाए तभी वापस गुरुकुल लौटना। कृष्ण जी सोचे और उनके बेस्ट फ्रेंड सोचे कि यार ये तो अपन कर लेंगे आराम से, क्या है, 2 जन है, दोनों भाई दोनों तबाही, बिल्कुल करके आएंगे। और जाने से पहले क्या हो गया कि जो गुरुदेव की वाइफ थी उन्होंने सिर्फ एक पोटली, जो पोटली बोलते हैं, पोटली में भर के चावल दिए, और वो चावल उन्होंने श्री कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड को दिए और कहा कि देखो ये तुम दोनों के लिए है, तो जब जाओगे तो मिल बांट के खा लेना, ठीक है। तो दोनों जाते हैं, अपना गुरुदेव ने जो बताया वो पेड़ काटने जाते हैं। एक जन एक जगह पे पेड़ काटता है, एक पैरेलल काटता है। अब क्या होता है कि मौसम तब बिगड़ जाता है, तब तो मौसम विभाग जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, बारिश बढ़ती है और बारिश तूफान जैसी होती है। और अभी आश्रम भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि गुरुदेव का आदेश है जब प्रॉपर लकड़ियाँ हो जाएंगी तब आना। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट वाले पेड़ पे कृष्ण जी बोलते हैं यार अपन ऊपर जाके डाली पे बैठ जाते हैं, वहीं पे रेस्ट कर लेंगे, राइट वाले पे ये हो जाए। अब बहुत लेट नाइट हो गई, तो जो इनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना उनको भूख लगती है, तो ये क्या करते हैं, वो पोटली खोलते हैं और चावल खाते 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 इनको पता नहीं चलता पूरा खा गए, ठीक है। अब उतरते हैं अगले दिन जब बारिश ख़त्म हो जाती है, चलते चलते ऐसे श्री कृष्ण जी को याद आता है, और ये भी नॉट इंटेंशनली खाया, अनइंटेंशनली खाया। कृष्ण जी को याद आता है कि यार भाई वो चावल का क्या हुआ। तो वो खोल के देखते यार चावल तो मैं खा गया। तो इनको थोड़ा गिल्ट फील होता है। तो बोले गिल्ट फील मत करो, ये रण रहेगा तुम्हारा, मतलब मेरे, दिस इज़ इन डेप्थनेस जो बोलते हैं। और खूबसूरती देखिए, उसी के कुछ डिकेड बाद जब श्री कृष्ण राजा बन चुके रहते हैं और उनके बेस्ट फ्रेंड जो कि एक ब्राह्मण रहते हैं, वो जब जाते हैं उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट उस समय पे वो ऋण अदा करने के लिए वो अपने दोस्त को, तब भी दोस्ती को देखिए, एक चीज़ समझिए, जो सच्ची दोस्ती होती है ना वो प्राइसलेस होती है। सच्चा दोस्त कभी भी प्राइस टैग अपनी दोस्ती पे नहीं लगाएगा, वो कभी भी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं देखेगा, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। तो सच्ची दोस्ती का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कृष्ण जी और उनके बेस्ट फ्रेंड ने वहाँ पर दिखाया था, जहाँ पर के कृष्ण जी ने याद दिलाया था कि भाई डेट तो है, और वो डेट को वहाँ पर उन लोगों ने गले मिल के और उनके चरण को धो के इस चीज़ को अदा किया था। आप देख रहे हो, ये एक क्वालिटी ऑफ एनलाइटमेंट की, बेसिकली ही इज़ नॉट परटर्ब्ड। आप देखोगे कृष्ण जी के आसपास कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई गा रहा था, बट ही वॉज लाइक ऑन अ वेरी रिलैक्स स्टेट। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, विवादित हो सकता है बट दे देता हूँ। ओशो, आपको पता है ओशो जब पुणे आश्रम में रहते थे तो ओशो को इस चीज़ का भी पता नहीं रहता था कि उनका अकाउंट्स कौन देख रहा है। उनको अपने कमरे के अलावा ये भी नहीं पता था कि 500 मीटर पीछे कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा मेडिटेशन हॉल है। उन्हें केवल ये पता रहता था कि मुझे इधर से ले जाया जाता है, मैं यहाँ पर अपना प्रवचन देता हूँ और उसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ मेडिटेशन करा के। ही वॉज सो डिटैच टू एवरीथिंग
लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ये देखो इन्हें लूटा। भाई साहब वो इट वॉज नॉट ओशो, इट वॉज माँ शीला एंड द गैंग जिन्होंने ये सारी गरिमाएं करी। और एगन की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर कि फूड पॉइजनिंग के कारण लोगों की मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें तो ओशो को तो पता ही नहीं रहता था। ही वॉज अनपर्टर्ब्ड, उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो तो एक एनलाइटेंड इंसान ना ये सारे अटैचमेंट से बाहर। हाँ आप लेकिन ये पूछोगे कि भाई ओशो के पास लेकिन कितना ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी। आज ये जितने फर्जी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इंस्टाग्राम पे घूमते रहते हैं जो भाड़े की गाड़ी लेते हैं, उनके पास एक रोल्स रॉयस नहीं होगी, इसके पास 93 रोल्स रॉयस थी। अब आप बोलोगे कि भाई 93 रोल्स रॉयस, इतने महंगे कपड़े, फिर ये कैसा एनलाइटेंड है। अब मुझे इसको सिंपल से तरीके से समझो। अगर मान लो आज के समय पे कोई गुरु होता है, ठीक है, आपके कोई गुरु हैं, आपने लाइफ में सक्सेस हासिल करी, आप गुरु को प्रसाद दोगे, कुछ दोगे, हाँ, करेक्ट, गिफ्ट दोगे, हाँ, गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप कुछ दोगे तो गुरु एक्सेप्ट करेंगे। तो ओशो के मैक्सिमम शिष्य रिच अमेरिकन थे। अगर वो प्रेम पूर्वक अपने गुरु को रोल्स रॉयस गिफ्ट कर रहे हैं, उनको वो चीज़ कर रहे हैं, उसमें क्या बुरा है। इशू क्या हो गई सोसाइटी को कि ओशो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बेपाक होके सीधे डंके की चोट पे कह देते कि भाई ये विचारधारे वाले लोग गलत हैं, ये रिलीजियस लीडर्स गलत हैं, जो सही था उसको सही कहते थे, जो गलत था उसको गलत कहते थे। इसके चक्कर में उन्होंने दुश्मन बहुत बना लिए थे और सारे रिलीजन्स को टारगेट कर देते थे। एग्जैक्टली वो टारगेट इन द सेंस जो चीज सही थी हाँ, उसको सही कहते थे, जो गलत। काफी लोगों को लगता है कि ओशो गांधी जी के अगेंस्ट थे, बट क्या आपको पता है कि जब ओशो बचपन में थे, 10 वर्ष के थे, तब वो गांधी जी से मिले हुए थे। सो ओशो जब 10 वर्ष के थे वो गांधी जी से मिलना चाहते थे और उनको पता लगा कि उनके गांव में गांधी जी आने वाले, ट्रेन आने वाली है। तो अपनी दादी जी से, नानी जी से उन्होंने 3 रुपये लिए। उस समय पे 3 रुपये भी बहुत बड़ी होती थी, प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। वो निकल जाते हैं। अब गांधी जी, कस्तूरबा जी, उस समय पे वो लोग एक डोनेशन चला रहे थे, गरीबों के लिए पैसा ले रहे थे। तो ये आते हैं, अब 12 घंटे लेट हो गई तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम लोग तो चले गए, क्योंकि तब तो कोई टाइम टेबल भी नहीं है ना, कौन चेक कर सकता है कैसे। जब गांधी जी उतरते हैं तो भीड़ बिल्कुल नहीं है, तो बच्चा बस वो दिखता है, बच्चा आता है उनके पास। तो गांधी जी पूछते हैं कि अरे वाह आप भी इधर आए। बोले बिल्कुल। तो ये देखता है वो टोकनी को जिसमें कलेक्शन ले रहे हैं, जो जितना दान कर सकता है। गांधी जी देखते हैं उसके जेब में कुछ तो भारी भारी सा। बोले क्या है? तो बोले 3 रुपये का कॉइन है, मेरी नानी जी ने दिया है, कुछ खा लो पहले, खाने पीने घूमने के लिए। बोले ये इसमें रख दो। तो ये बोलता है क्यों? बोले गरीबों के काम आएगा, ये हम गरीबों में दान करेंगे। ये क्या करता है, वो पूरी टोकनी खुद उठा लेते हैं ओशो। तो गांधी जी बोले अरे ये क्या चल रहा है? तो बोले यार मेरे गाँव में भी बहुत गरीब हैं, मैं 3 रुपये अब इसमें रख के मैं अपने गाँव में बांट देता हूँ, गरीब तो उधर भी हैं। तो कस्तूरबा जी हंसती हैं कि बोले आज तक आपको डिबेट में चैलेंजर नहीं मिला था, लेकिन ये बच्चा बड़ा चैलेंजर मिल गया है आपको। तो ऐसा नहीं है कि ओशो रिलीजन या गांधी जी के अगेंस्ट पे थे, कुछ विचारधारा है। फॉर एग्जांपल गांधी जी चाहते थे चरखा वाले कंसेप्ट पे इंडिया आगे बढ़ते थे, जो बिल्कुल सही है, बट ओशो कहते थे कि भाई भारत को अगर बढ़ना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी पड़ेगी, हमको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तभी जाके हम बढ़ेंगे, विच टुडे वी सी इज राइट। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ विचारधाराएं चेंज होती थी। तो देखिए एनलाइटेंड, वापस अगर मैं बात करूं तो हम लोग तो एनलाइटेंड है नहीं, लेट्स फेस इट, वी आर लॉन्ग अवे फ्रॉम बीइंग एनलाइटेंड। बट ये बहुत कन्वीनियंट हो गया लोगों को, किसी को भी एनलाइटेंड बोल देते हैं, किसी को भी आप स्पिरिचुअल गुरु बोल देते हैं, लीडर बोल देते हैं, नेक्स्ट कल की अवतार कह देते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो अगर यूथ को सही में लगता है कि जो भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है बाय आईआईटीएन बाबा, कुछ चीज़ें बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट आई वुडंट से ही इज़ एनलाइटेंड, ही इज़ डेफिनेटली इवॉल्व्ड। यूथ ओरिएंटेड पॉडकास्ट है, तो अगर यूथ की बात करें तो यूथ का रिलीजन से जो कनेक्ट है वो दिखावे वाला बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है जब हनुमान जी को दिखाना था कि राम जी के लिए उनकी कितनी भक्ति है, तो उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया था। आज डेट में अगर राम जी आ जाएँ किसी यूथ के पास, बोले कितना भक्ति है आपके लिए, तो वो अपनी स्टोरीज़ दिखाएगा कि देखो मैं आपके दिन की 2 स्टोरीज़ लगाता हूँ, आपकी सारी पोस्ट लाइक करता हूँ जिनमें आपका भजन होता है। तो इस तरीके से लोग आज के डेट में रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। और मैं अभी ऋषिकेश गया था गंगा आरती देखने, वहाँ पे जो लोग हैं ना, यूथ लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे थे कुछ लोग, वो तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, 20 लोगों को और दिखा रहे हैं कि भाई गंगा आरती देख लो। तो क्या आप कहना यार देखो मेरा सिंपल सा है, इस बार हमने देखा था केदारनाथ में बहुत भीड़ थी, हर शिवलिंग के पास बहुत भीड़ हो रही है। सरकार ने केवल एक चीज़ अगर अप्लाई कर दी ना, 90% भीड़ कम हो जाएगी। फ़ोन बैन कर दो, किसी भी रिलीजियस स्थल पे फ़ोन बैन कर दो। एट द एंड आप जा किस ले रहे हो? आप श्रद्धा के भाव से जा रहे हो? आप ईश्वर को याद करने जा रहे हो? नहीं,
90% लोग सेल्फी और एक वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए कि यार मैं रिलीजियस हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। यार मैं नहीं कहता हूँ कि हर किसी के पास पैसा और क्षमता नहीं होती है कि वो हर जगह जा पाए। देखिए आप और मैं लकी हैं कि आज हमको कहीं पर भी जाना है उस तीर्थ पे जा सकते हैं। बट लेट्स फेस इट, मिडिल क्लास की बात करें जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है घर वालों को, तो उनके लिए नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर सही में श्रद्धा है ना, हर दिन जब अच्छे समय पे भी अगर 2 बार अगर ईश्वर को आप याद कर लेते हो या भगवान या जो भी हैं आपके उनको भी याद कर लेते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ रैदर देन स्यूडो वे में जाना किसी मंदिर में, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना उस लाइन पे। ऐसी श्रद्धा का क्या फ़ायदा? तो मेरा ये मानना है कि ये जो सोशल मीडिया का जो एक क्रेज़ चला है बस दिखाने के लिए, अच्छा है मोटिवेट आप करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका इंटेंट ही एक गलत जा रहा है। और उसके बाद आप सोचते हैं कि क्यों तीर्थ स्थलों में गलत चीज़ें कभी कभी हो जाती है। हम लोग खुद सोचते हैं कि यार क्यों हो रहा है कि केदारनाथ में फ्लड्स आ गए थे, आपको याद होगा, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जिस समय पे आप प्रकृति के साथ खेलोगे, प्रकृति आपके साथ ज़रूर खेलेगी, वो ज़रूर अपना बदला लेगी। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है रुचित कि यूथ अगर आप सही में स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आप 2 बार दिन में अपने जो भी इष्ट देव हैं, यूनिवर्स है, भगवान है, उनको घर पे भी याद कर लोगे ना, थैंक यू बोल दोगे, यू आर 90% बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। दूसरी चीज़ है कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सेवा होती है मानवता की सेवा और पशु की सेवा। क्या फ़ायदा? मेरे को सबसे बड़ा दुख ये होता है कि केदारनाथ लोग जा रहे हैं पुण्य करने के लिए, और उसके बाद वो बेचारे पशु जो बोल भी नहीं सकते उनके ऊपर बैठ रहे हैं, उन पे कष्ट दे रहे हैं। ये कैसा पुण्य करने जा रहे हो भाई आप? शिव महादेव जिनके सभी लोग प्रिय होते हैं उनको प्रसन्न करने जा रहे हो, उस पशु पे बैठ के उसको दुख दे के आप पाप लेके जा रहे हो उस सुख भोगने के लिए। पशुपतिनाथ बोलते हैं, पशुपतिनाथ बोलते हैं, और आप खुद पशु को कष्ट दे रहे हैं। ये कैसे, क्या है? हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई अगर उसमें भी लोग जो चलाते हैं ना उनकी आमदनी, देखो आज के समय पे ना आमदनी कमाने के 100 तरीके होते हैं। वो व्यक्ति चाहे तो वो फल बेच सकता है, वो व्यक्ति चाहे तो वो सामग्री बेच सकता है, अगरबत्ती बेच सकता है, कुछ ना कुछ। हाँ समय लगेगा, लेकिन अगर सही में शिव जी पे इतना भरोसा है तो सरेंडर करो ना भाई। 2-3 वर्ष अपने आप को सरेंडर करो। शिव जी के सरेंडर की एक बहुत रोचक कहानी मेरे को ध्यान आई, इफ़ यू अलाउ मैं बिल्कुल बताता हूँ। आपको पता है, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे ये कहाँ पर है। एक मंदिर है शिव जी का जिसको एक फॉरेनर ने बनाया भारत में, MP छत्तीसगढ़ के पास में। चलिए हिंट भी दे दिया है, ठीक है, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे। सो एकमात्र मंदिर है हमारे देश में जिसको एक फिरंगी ने बनाया है, और उसकी कहानी बड़ी रोचक है। क्या होता है कि ये उस समय की बात है जब सिर्फ टेलीग्राफ चलता था, ठीक है, लिखा कबूतर जा वाला, ठीक है, ना फ़ोन ना ये कुछ नहीं, ठीक है। तो एक फॉरेनर कर्नल रहता है, क्योंकि उस समय तो मिलिट्री ट्रूप्स ब्रिटिशर्स के भी रहते हैं, तो वो हर जगह वॉर करने के लिए जाते रहते हैं। तो उनकी वाइफ इंडिया में ही रह जाती हैं, तो वो जाते हैं, 8-8 10-10 दिन में लेटर का एक्सचेंज होता रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि जो उनकी मेड रहती है वो इंडियन रहती है, तो वो बड़ी मेड देखती है एक दिन की मालकिन बड़ी परेशान है। तो वो मालकिन से पूछती हैं कि क्या हो गया? तो बोले यार हर 8-10 दिन में लेटर आता है, 30 दिन हो गए, मुझे टेंशन हो रही है, क्या हो गया है? तो बोले एक काम कीजिए, हमें नहीं पता आप लोग कितना श्रद्धा करते हैं, पास में एक शिव जी की मूर्ति है, मंदिर है, आप भोलेनाथ को जाके बोलिए, सच्चे दिल से अगर आप बोलोगे ना वो आपकी मन्नत पूरी करेंगे, और आप उपवास भी कीजिए तो उससे और प्रसन्न, मतलब आप जो सैक्रिफाइस सरेंडर कर दीजिए। तो वो ना एक आखिरी लेटर अपना लिख के भिजवा देती हैं, और उधर जाके भोलेनाथ को बस एक ही चीज़ कहती हैं कि भोलेनाथ प्लीज़ कुछ भी करना, मेरे पति की रक्षा करना। शी यूज़ टू लव हर हस्बैंड अ लॉट। 7 दिन तक वो वहीं पर रहती हैं, सोचो, कुछ खा नहीं रही हैं, सिर्फ भोलेनाथ के चरणों में, वीक पूरी हो गई हैं। आती है उनकी मेड अचानक से, मालकिन जी लेटर आ गया है, ठीक है। तो लेटर में वो कुछ लिखते हैं, अभी मैं बताता हूँ ट्विस्ट क्या है। उनके लेटर में लिखते हैं कि उनका हस्बैंड अब आ रहे हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते जब वो आते हैं तो वाइफ पूछती है कि भाई क्या हो गया था, आप क्यों नहीं आए? तो बोले यार मैं तुमको क्या बताऊँ, वॉर इतने लेवल पे बढ़ गया था कि लास्ट डे पे हमारे ट्रूप्स के पास इतने वेपन्स और गन्स नहीं थे, हमको हर जगह से घेर लिया था। मैंने तो सोच लिया था आज मेरी मृत्यु निश्चिंत है, क्योंकि अगर लाखों की तादाद में गोलियां चले और हमारे पास 100 गोलियां भी नहीं है, हम क्या बचेंगे। लोगों ने बंदूक उठा ली,
सामने शिखर पे हमारे सामने बंदूक उठी है, लाखों की गोलियों की वर्षा होने वाली है, इतने में अचानक से एक आकृति वहां पर आती है। धूल बहुत थी तो देख नहीं पाए, बट ऐसा लग रहा था हाथ में त्रिशूल जैसा, ट्राइडेंट जैसा कुछ था। उन्होंने हर जगह अपने त्रिशूल को घुमाया, जितनी गोलियां थी एक गोली हमारे पास नहीं पहुंची। उम्मीदवारों की गोलियां खत्म हो गई, वो डर के मारे वहां से भाग गए। और इतने में वाइफ की आंखों से आंसू आ गया। तो बोले क्या हो गया? बोले वो तो भोलेनाथ थे, मैंने ही कहा था आपकी रक्षा करें। और फिर इन पति और पत्नी ने वहां पर मंदिर की स्थापना करी। ये आज भी हमारे देश, ये मंदिर अभी भी एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली। सो आप खुद सोचो कि ये होती है एक्चुअल श्रद्धा, डिवोशन, सरेंडर। तो स्यूडो करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के भी अपने मन को अगर आप साफ रखते हो, क्या फ़ायदा है कि अगर आप भगवान के पास जाते हो और उसके बाद बाहर निकल के आप 10 लोगों को और कष्ट देते हो, आप पाप के भोगी बनोगे, आपको कोई वो नहीं हो रहा, कोई सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है कि दुनिया भर का पाप करके महाकुंभ के अगर जल में आप स्नान ले लोगे तो आपके जीवन भर के पाप धुल जाएंगे, तो दोस्त आप गलत सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कभी पाप नहीं धो सकते, बिल्कुल धो सकते हो। अनजाने में, जाने अनजाने में सभी मनुष्यों से गलती हो जाती है। जैसे आपको पता है सबसे बड़े बड़े संत पास्ट में हमेशा या तो गुंडे, चोर या मर्डरर रह चुके हैं। आप कितने को भी देख लीजिए, आप अगर हिस्ट्री गवाह है, लोग कमेंट्स में कुछ संतों के नाम लेंगे, सबका कुछ पास था। दैट डजंट मीन लाइफ ऑलवेज गिव्स यू अ चांस। पूरा 180 डिग्री बदल जाते हैं। तो मेरा ये कहना रहेगा कि ये वाली जो सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया में दिखावे से बेटर है आप सही में मन में अगर करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अब अगर हम रिलीजन से थोड़ा एस्पिरेशन पे आएँ तो सबसे बड़ी एस्पिरेशन है पैसा कमाना। और अगर कोई भी 19-20 साल का लड़का है तो एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है, तो उसका सबसे पहला सपना है कि भाई आईफोन लेना है किसी भी तरीके से, फिर चाहे वो सेकंड हैंड ले, फिर चाहे वो EMI पे ले, या फिर अपना जो बेस्ट मॉडल आ रहा है वो ले। तो ये आईफोन में क्या नशे वाली बात है? नशा हो गया लोगों को, यूथ को। देखिए है तो बात पूरे वैलिडेशन की, बट मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले बताता हूँ। 2007 में बेसिकली आईफोन पहली बार लॉन्च हुआ। स्टीव जॉब्स की देन है, लेट स्टीव जॉब्स। 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ उसके बाद से करीब करीब 17 आईफोन्स आ चुके हैं, 17 से 18 आईफोन्स आ चुके हैं। अगर एक व्यक्ति ने उस समय पे आईफोन पे 2007 में वैलिडेशन के लिए पैसा ना डालते हुए केवल एप्पल का स्टॉक खरीद लिया होता 2007 में बिना कुछ किए, बस एक ही आईफोन के पैसे से, आज उसके पास ज़्यादा नहीं, स्प्लिट्स, बोनस, डिविडेंड्स मिलाने के बाद 1800 करोड़ रुपए होते। 1800 करोड़ रुपया उसके पास होता। आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब कुछ लोग बोलेंगे किसको पता था भाई, क्या है वो है, ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट मैं ये कहूँगा कि वैलिडेशन के पीछे मैक्सिमम लोग आईफोन खरीद रहे हैं। देखिए आईफोन अगर आप इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपको पता है आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हो, या तो आपका बिजनेस डिमांड करता है, तो वो मेक सेंस करता है। बट अगर आप अपनी किडनियाँ बेच के या लोन लेके या EMI लेके अगर आप एक आईफोन बस ये दिखावा करने के लिए कि देखो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा है, ये कर रहे हो, तो आपसे बड़ा अव्वल नंबर का बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप आईफोन केवल और केवल इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपके फलाना डिमका इन्फ्लुएंसर के पास आईफोन है और उसको देख के आप ब्याज पे अगर आईफोन खरीद रहे हो, तो आपसे बड़ा चू कोई हो ही नहीं सकता। दिस इज द रियलिटी। हम लोग सब वैलिडेशन के भूखे हो चुके हैं। हर किसी को बस वैलिडेशन चाहिए कि अरे भाई उसके पास है तो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, उसके पास iOS है तो मैं, भाई क्यों होना चाहिए पहले वो तो देखो। हाँ, बहुत ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अपने फ़ोन से करते हो तो समझ में आता है सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में है 240 रुपये और उसके बाद आप आईफोन रख रहे हो, क्या फ़ायदा है इस तरह के आईफोन का। तो मेरा तो ये सिंपल सा मानना है कि ये जो आईफोन का क्रेज़ है, अभी हाल फिलहाल में देखा था आईफोन का नया लॉन्च था, 24 घंटे तक लोग लाइन में लगे हुए हैं कि भाई आईफोन 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 आईफोन। यार वो 24 घंटे अगर आपने अपने रिश्तों को दे दिया होता ना तो वो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देते। वो 24 घंटे में अगर आपने एक कोई कोर्स कर लिया होता या खुद पे ध्यान दे दिया होता तो आप कहीं गुना बेटर हो जाते। बट नहीं, हमको आईफोन चाहिए। सिंपल सी बात है, जितने लोग भी आईफोन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले उसकी यूटिलिटी देखें। इंस्टेड ऑफ वैलिडेशन हमेशा यूटिलिटी देखो, तभी आपको। अब जो लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं वो लाइक के थ्रू बता सकते हैं, बट अगर नहीं करते तो बॉस, हाँ अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कमा कमा के क्या फ़ायदा अगर ये सब बैंक में रहा। मैंने ये तो कहा ही नहीं। देखो मेरा एक सिंपल सा है, बैलेंस हैज़ टू बी देयर एवरीवेयर, ठीक है। अगर आपको आईफोन ओन करना ही है क्योंकि आपका बचपन का सपना था, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में आईफोन से एटलीस्ट 4x ज़्यादा पैसा है तो ले लो।
कौन मना कर रहा है? कोई नहीं रोक रहा। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। मैं मंथली सैलरी भी नहीं बोल रहा हूँ, 4 गुना ज्यादा पैसा है आपके हाँ, पास। हाँ। 1.5 लाख का आईफोन है, 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में, ले लो जाके एक आईफोन, कौन रोक रहा है? ठीक है। अभी कुछ लोग आईफोन नहीं लेते हैं, कुछ लोग करते हैं इन्वेस्टिंग। अभी एक बहुत ही वायरल ट्रेंड है कुछ सालों से कि भाई SIP स्टार्ट करो, और अगर SIP आप करते हो तो 20 साल में 30 साल में आप बन जाओगे करोड़पति। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? यार देखो, SIP करना चाहिए, बट जितने लोगों ने ये SIP का प्रचार कर दिया है ना, पहले ये चीज़ समझो, लोग कहते हैं 15,000 रुपये महीने का डाल दो तो फिर 15 साल के अंदर आपके पास हो जाएगा 1 करोड़, आप करोड़पति बन जाओगे। करेक्ट। बट कोई ये आके नहीं समझाता कि 6-6.5% के हिसाब से इन्फ्लेशन चलने वाला है। कोई ये नहीं बताता लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन लग जाएगा तो उस 1 करोड़ की वैल्यू तो 42 लाख रुपीज होगी। समझ रहे हो? कोई ये तो नहीं बताता, तो आप तो टेक्निकली करोड़पति हुए ही नहीं। हाँ। क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को आपने आज देखा है 1 करोड़ रुपए पे, वो 15 साल बाद तो 6 करोड़ की हो गई। हाँ। क्या करोगे? फिर 6 गुना कम हो गए। हाँ। प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग इतने ज़्यादा SIP पे हो गए हैं। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इस फलाना ढिमका स्टॉक पे लगाया है। अभी जैसे पेज इंडस्ट्री की लोग बात करते हैं कि भाई इस पे लगाया होता अगर, तो भाई क्या 30 साल तक तुम चड्डी पहनना छोड़ दो, पेज इंडस्ट्री के स्टॉक पे अगर लगा दिए होते तो आज देखो चड्डी की पूरी तुम्हारे मॉल बना देते, दुकान बन जाती तुम्हारी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैजरेशन इतना ज़्यादा हो गया SIP को लेके। मैं सिंपल सा कहूँगा SIP करो, कुछ बुरा नहीं है, बट बैलेंस बनाओ यार। क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी हकीकत समझनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की हकीकत ये है कि जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड होते हैं हर 5 साल में वो चेंज हो जाते हैं। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो भी बुल मार्केट के लीडिंग म्यूचुअल फंड होते हैं वो 5 साल बाद टॉप 30 में भी नहीं होते हैं। ये कौन बताएगा? तो आपको समझना है कि SIP बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो गई है। आप कुछ नहीं, देखो मैं एक सिंपल सा हैक बता देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। कोई भी बंदा है जिसको स्टॉक मार्केट में आना, इन्वेस्टमेंट से उसको सही में करोड़पति बनना है 15 साल के अंदर रेगुलर पैसा डाल के, तो उसका एक ही तरीका है, वो है इंडेक्स फंड। SIP का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप 1,000 रुपये भी महीने के डालोगे तो 50 साल बाद हो जाएगा आपके पास 1 करोड़ रुपए। बट 1 करोड़ की वैल्यू मैं बताता हूँ, 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू होगी 71 लाख रुपीज़। 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू होगी 41 लाख रुपीज़। 42 हाँ 42 लाख रुपीज़। और 50 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू होगी सिर्फ 3.5 लाख रुपए। तो जो आप करोड़पति बनोगे 1,000 रुपये डाल डाल के, वो उतना मज़ा दे नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। तो ये लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो भाई अब ठीक है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त लोग SIP बोलते हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। अभी जो 20-21 साल के लोग हैं, अभी जो 20-21 साल का यूथ है, उससे पैसे तो कमाए नहीं जा रहे हैं और उल्टा लोन में फंस जाते हैं। बहुत सारे जगह से लोन ले लेते हैं। इन शॉर्ट मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, पैसा कैसे मैनेज करना है, पैसा कमाना कैसे है, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो मनी मैनेजमेंट का क्या है क्या? तो यार इसको मैं समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। सुशील, आपने नाम अगर सुना होगा, आज से कुछ साल पहले कौन बनेगा करोड़पति के विजेता थे। 5 करोड़ रुपए कमाया एक व्यक्ति ने एक गेम शो से, और उसके 5 साल बाद उसके हवाले निकल गए। ट्यूशन्स लेनी पड़ रही है उन्हें, पैसे नहीं है उनके पास। क्यों? 5 करोड़ कमाए थे, वो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बैड बिजनेस डिसीजन, बैड एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, कहीं बिजनेस में लगाए वो पैसा चले गया, बहुत दोस्तों को उधारी दी, और दोस्तों की तो खासियत होती है आप उधारी दो तो कभी वापस आनी नहीं है। 100%। ये सारी चीज़ें करने के चक्कर में 5 साल में 5 करोड़ रुपए उस व्यक्ति ने गंवा दिए। ये क्या हुआ है? ये बैड मनी मैनेजमेंट ही तो हो रहा है। तो समझना ये आवश्यकता हो जाती है रोचित कि एक गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इससे आप प्रॉब्लम समझोगे कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट इट इज़ नेवर गोइंग टू बी सफिशिएंट इफ़ पीपल हैव ग्रीड। लोगों का ग्रीड ही ख़त्म नहीं हो रहा है। लोगों को ये लगता है कि जब तक लग्जरियस लाइफ ना हो जाए, जब तक उनके हाथ में 2 ऑडी, 4 मर्सिडीज़, बहुत सारी गाड़ियाँ, बंगले, दुनिया भर का वेकेशन ना हो जाए, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। उनके पास रॉन्ग वैलिडेशन मेट्रिक्स हैं, और इसलिए वो लोग ढंग से मनी मैनेज ही नहीं कर रहे। पैसा आता है 10 रुपये और आते ही खर्च कर दे रहे हैं। आप देखो, सैलरीड इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत ही ये है कि 15वें दिन पे उसको अचानक से एहसास होता है कि यार अब तो बैंक बैलेंस ही नहीं बचा है, और वो आखिरी 15 दिन तो कैसे खींचता है वो उसी को पता है। तो बैड मनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं क्विक हैक दे देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि अगर उनको अपने मनी मैनेजमेंट सुधारनी है तो पहले कुछ मनी रिलेटेड बुक्स पढ़ लें।
तो मैं 2 मनी रिलेटेड बुक्स जो आपकी मनी मैनेजमेंट के स्किल्स को सुधार सकती हैं, एक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा, और दूसरी है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये 2 किताब अगर आपने पढ़ ली तो आपके मनी मैनेजमेंट के स्किल्स रिलेटिवली बेटर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है ना, तो एकदम ग्रास रूट्स पे चले जाओ। ग्रास रूट सिंपल सा ये कहती है अपने एक्सपेंसेस को कम रखो, अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाते जाओ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में मजाल अगर किसी के एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं तो हमको लगता है गलत काम ही कर रहे होंगे। हाँ भाई साहब, अगर आपका इनकम सोर्स केवल एक है, यू आर जस्ट 1 कोविड शॉर्ट ऑफ बिकमिंग बैंकक्रप्ट, और ये बहुतों के साथ हो चुका है। हाँ बहुत तो तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ है, शोशाबाजी के बेसिस पे मत जाओ। इंस्टाग्राम पे जब भी आप किसी की लाइफस्टाइल देखते हो तो इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है, उसको कहते हैं फ़िल्टर। तो इंस्टाग्राम पे जब भी आप किसी की लाइफ देख रहे हो वो फ़िल्टर्ड है। आप फ़िल्टर्ड चीज़ों को देख के अगर आकर्षित हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप कहीं ना कभी उसके माया जाल में फंसने ही वाले हो। एंड नेक्स्ट चीज़ आपको ये चीज़ समझनी है, मनी मैनेजमेंट। देखिए, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो ले रहे हैं वो केवल और केवल मीडिया में जो दिखा रहा है उसके बेसिस पे ले रहा है। ऐसे मत लीजिए। जैसे मैं आपको एक किस्सा क्विकली बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई 2001 में 13 करोड़ रुपए में एक शख्स है, उन्होंने एक बंगला खरीदा मुंबई में। ये कोई और नहीं, शाहरुख खान है, और ये मन्नत की बात कर रहा हूँ। आज उसकी वैल्यू 200 करोड़ रुपए है। बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है। हाँ। करेक्ट। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं बताऊं, ये मीडिया फ्लोट कर रही है, बट रियलिटी पता है कि अगर 2001 में 13 करोड़ रुपए सही में किसी के पास थे, अगर उसने उस बंगले को लेने के बजाय एक अच्छे खासे फ्लेक्सी कैप फंड या फिर अच्छे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया होता, जिसमें उस समय का CAGR तो 21 से 24% का चल रहा था, तो आज उसकी वैल्यू 1200 करोड़ होती। और वो घर 200 करोड़ का। पॉइंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर बेकार है, ये बेकार है। मीडिया जो नरेशन दिखाती है, मीडिया आजकल ये दिखाती है कि अगर 30 साल पहले आपके पास 10,000 रुपए होते और आपने उसको अगर विप्रो के स्टॉक पे लगाया होता तो आपके पास 700 करोड़ होते। भाई साहब, 30 साल पहले 10,000 रुपए लखपति करोड़पति के इक्वलेंट ही हो रहा है। दूसरी बात है, आज 5,000 स्टॉक से 5,000 स्टॉक से डिसाइड कैसे करें कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नहीं भाई हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बताया, सारा का सारा पैसा ओम भट्ट स्वाहा एक स्टॉक पे लगा दिया, और उसके बाद उस पर लोअर सर्किट, और उसके बाद मम्मी पापा डैडी हर जन को परेशान करते रहो। ये भी एक लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट स्किल है। तो आप एक बैलेंस बनाओ। 5 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। आपको अगर जीवन में, भारत में आगे बढ़ना है तो 5 मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना लो। पहला, अपने एक्सपेंसेस को चेक में रखो। दूसरा, अपने लोन और बोरोइंग्स तभी लो जब आप एसेट्स को ग्रो करोगे या अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तीसरा, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रखो, लेकिन 100% मत रखो, मिक्स रखो, मल्टीपल एसेट्स होने चाहिए, डेट होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट आपको रहना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट इज नॉट अ टूल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इट इज़ अ टूल फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन। अर्थ ये है कि वो कभी भी पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन इमरजेंसी के समय पे तोड़ के ये फिक्स डिपॉजिट है आपको हेल्प करेगा। और फिफ्थ, हमेशा कुछ ना कुछ लिक्विड कैश रखो, बिकॉज अर्जेंट इमरजेंसी अभी के अभी अगर लगेगा, केवल लिक्विड पैसा आपको बचाएगा। ये 5 चीजें आप हमेशा अगर ध्यान पे रखोगे और साथ में बजटिंग करने लग जाओगे महीने की, आपका काम बन गया। अब ये 5 रूल्स नोट डाउन कर लेना। अब मन्नत से याद आया कि हमें क्या करना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए या फिर घर खरीदना चाहिए? देखिए, जो लोग कहते हैं कि केवल और केवल रेंटेड हाउस में ही रहना चाहिए, उन लोगों ने तो खुद आज से कुछ महीने पहले घर खरीद लिया। मैं एक बहुत बड़े बिलियनर की बात कर रहा हूँ, लोग कमेंट में नाम गेस करेंगे। पॉइंट सिंपल सा है कि घर जब भी कोई लेता है भारत में, वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं, एक इमोशनल डिसीजन होता है। कोविड के समय पे जब अचानक से आपको अपने घर से निकाल दिया जाता है, लैंडलॉर्ड बोलता है अब जाके घर ढूंढो, कितने लोगों को परेशानी हुई थी। ऐसे समय में आपको याद आता है कि अगर खुद का घर हो तो अच्छा होता है, क्योंकि एक छत जब रहती है ना आपके ऊपर, आपके अंदर एक कंटेंटमेंट रहता है, सेटिस्फैक्शन रहता है। हर इन्वेस्टमेंट को कृपया करके ये मत सोचो। कभी कभार देखिए, अगर हर चीज़ पे हम प्लस माइनस देखने लग जाए ना, तो इमोशंस और रिलेशनशिप की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सब कुछ ट्रांजैक्शनल हो गया। सही बात, एज सिंपल एज दैट। तो मैं तो कहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से गलत नहीं है। मैं पहला, बहुत कम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ये कहेंगे, बट मैं कहूँगा कि भाई अगर आप एक घर ओन करते हो उसमें कोई बुरा नहीं है, बट हाँ पहले डिसाइड कर लो कि आपकी स्टेबिलिटी कहाँ पर है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि करियर के एकदम स्टार्ट में आप अपनी जगह पे अगर घर ले लेते हो, वो लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि शादी के बाद आपको पता नहीं है करियर आप कहाँ पे स्विच करके जाओगे, कौन से सिटी में रहोगे, कहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो ये पता नहीं है, तो वो आपको फिर रेंट चढ़ाना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, ये सब। एक बार करियर सेट हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं दिल्ली में ही रहना है, अब ले लो। अभी अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। 20-21 साल के लोगों को कमाना है क्विक मनी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं भाई 20 साल का लड़का लैम्बोर्गिनी चला रहा है, फरारी चला रहा है, तो उन्हें चाहिए क्विक मनी।
और आज की डेट में एक क्विक मनी बनाने का तरीका आया है कलर ट्रेडिंग, जिससे बहुत सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो सवाल इसका क्या है? अंत करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, कलर ट्रेडिंग आज के समय का सबसे बड़ा स्कैम है और जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनसे कृपया करके सावधान रहिए, क्योंकि कलर ट्रेडिंग में पैसा केवल और केवल वही कमाता है जो कलर ट्रेडिंग बेच रहा है। इसलिए ये 15-16 साल के निल्लू पिल्लू टिल्लू यही सब आपको दिखेंगे, देखो मेरी घड़ी, देखो मेरा वॉच, देखो मेरा ये देखो। इससे बड़ा जुआ दुनिया में आज तक नहीं पैदा हुआ है। तो जितने लोग कलर ट्रेडिंग पे जा रहे हैं, आप खुद सोचो क्या है, प्योर जुआ है। लाल दब जाए, लाल आ गया तो आप पैसा कमाओगे, नीला, इसका सिंपल एक काम मैथ्स कैसे है। करता है? बहुत सिंपल सा मैथ्स है। कलर ट्रेडिंग में आप लोगों को चूक कैसा बनाया जा रहा है, सिंपल सा है। हर बंदा आएगा, इनकी टारगेट ऑडियंस एकदम यंग ऑडियंस होती है, 25 साल के नीचे वाले। ये लोग बोलेंगे भाई पैसा बहुत बनाना है, तो आप 100 रुपए ग्रीन पे लगा रहे हो, 100 रुपए रेड पे लगा रहे हो कि भाई 100 रुपए पहले पहले आपको पैसा बनवा के देंगे, ठीक है। अब वो ग्रीन और रेड पे क्या हो रहा है कि लाख लोग ग्रीन पे लगा रहे हैं, 10,000 लोग रेड पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये 10,000 लोगों को तो वो 100 रुपए का 100 रुपए बना के दे देंगे, ठीक है। यहां पर जो 10 लाख लोग हैं इनका कटेगा। इनका एल्गो ऐसा बना पड़ा है कि सबसे ज्यादा बेट्स जहां पे लगा रहता है उनको पूरा बेट्स बढ़ाते जाते आखिरी मोमेंट पे हरा देते हैं। तो सारा का सारा 10 लाख इंटू 100 एक ही मैच में ब्रोकर जो कलर ट्रेडिंग चला रहे हैं, इसलिए तो इन्फ्लुएंसर्स को इसमें सबसे ज्यादा ब्रोकरेज दी जाती है। कलर ट्रेडिंग से कृपया सावधान रहे, बहुत बड़ा स्कैम है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, बहुत अच्छा लगा। आई गेस अगर कोई 20-21 साल का लड़का या फिर लड़की इस पॉडकास्ट को देखती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, अपने करियर के अंदर करेंगे एंड कुछ बहुत वैल्यू मिली होगी इस पॉडकास्ट। आई एम ग्लैड आपने मुझे बुलाया, आशा करता हूँ कुछ वैल्यू ऐड होगी। और बिल्कुल अगर लोगों का प्रेम रहा, लोगों ने कहा और एक पार्ट करा जाए पार्ट 2, तो हम बिल्कुल वापस एक लाइक टारगेट दे दो आप यार। देखो 5,000 का अगर लाइक हो जाता है यहाँ पे तो अपन बहुत जल्द मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।